देश में 750 ट्राइबल कम्युनिटी है, उनको यूनाइटेड करके एक मंच पर लाना, उनके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ना, 5वीं अनुसूची को धरातल पर अमल में लाना, 6ठी अनुसूची को धरातल पर अमल में लाना। और जयस एक विचारधारा है। जयस का नाम दिल्ली तक लिया जाता है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के थे, पहले भाजपा की सरकार बनी है, दोनों ही पार्टियों ने जयस को तोड़ने के लिए अलग अलग षड्यंत्र भी इन वर्षों में किए हैं। लेकिन जयस के जो युवा हैं आज भी उसी विचारधारा के साथ, उन्हीं सिद्धांतों के साथ, उन्हीं उद्देश्यों के साथ धरातल पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसका मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। सरकारों ने आदिवासी क्रांतिकारियों का नाम तक नहीं लेते थे। आज जयस की विचारधारा ने उन हुक्मरानों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में नाम लेने पर मजबूर कर दिया। वो जयस है। आज से 10 वर्ष पहले आप किसी भी नेता को उठाकर देख लीजिए, उनके बैनर पोस्टर आप उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी आपको टेंटेबल बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती दिखाई नहीं देंगे। आदिवासियों को आदिवासी नहीं लिखा जाता है, उनको धर्म के कॉलम में लाके खड़ा कर दिया गया है। उसमें से जो हमारा सांस्कृतिक कॉलम था, आदिवासियों का जो सेपरेट कॉलम था, उस कॉलम को हटा दिया गया और हमको हिंदू धर्म के अंदर गिना गया, जिससे हमारे अस्तित्व और हमारी पहचान पर असर पड़ा है। और हमारी पहचान खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो आजाद भारत की पहली सरकार जो थी, उन्होंने हमारी पहचान खत्म करने का काम किया है। जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जयस, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा जी हमें बताएंगे। सर, आप हमें बताएं इसका पूरा उद्देश्य क्या है? जी देखिए, जय आदिवासी युवा शक्ति जयस की स्थापना 16 मई 2013 को हम लोगों ने की थी। और इसका उद्देश्य है कि जो देश में 750 ट्राइबल कम्युनिटी है, उनको यूनाइटेड करके एक मंच पर लाना, उनके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ना, उन 5वीं अनुसूची को धरातल पर अमल में लाना, 6ठी अनुसूची को धरातल पर अमल में लाना, ग्राम सभाओं का निर्माण करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करना, और आदिवासियों को शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए ये जयस बनाया गया है। और जयस एक विचारधारा है। जी, जयस विचारधारा है, जो विचारधारा पूरे देश में आदिवासियों को एकत्रित करने के लिए चलाई जा रही है। और निश्चित तौर पर इन आने वाले 12-13 वर्षों में जयस का नाम राजधानी से लेकर दिल्ली तक लिया जाता है। दिल्ली तक जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के थे पहले, उसके बाद भाजपा की सरकार बनी है, दोनों ही पार्टियों ने जयस को तोड़ने के लिए अलग अलग षड्यंत्र भी इन वर्षों में किए हैं। लेकिन जयस कभी भी अपनी विचारधारा से भटका नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ लोग, हो सकता है कि अपवाद स्वरूप कुछ लोग कहीं ना कहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टियों में चले गए हैं। लेकिन जयस के जो युवा हैं आज भी उसी विचारधारा के साथ, उन्हीं सिद्धांतों के साथ, उन्हीं उद्देश्यों के साथ धरातल पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसका मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में भी हमारे लोग हैं जो साथी है, वो कार्यकर्ता हमारे जयस के हैं। छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, गुजरात, महाराष्ट्र में, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है। ऐसे अलग अलग राज्यों के, झारखंड में भी हमारे साथी हैं। तो अलग अलग राज्यों में भी इस जयस के जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उन उद्देश्यों पे काम करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जयस बहुत बड़ी विचारधारा बनेगी। और आज की तारीख में भी आदिवासियों की अगर सबसे बड़ी विचारधारा की अगर बात की जाए तो वो जय आदिवासी युवा शक्ति जयस है। आज जयस ने, आप देखिए कि जिन सरकारों ने आदिवासी क्रांतिकारियों का नाम तक नहीं लेते थे, आज जयस की विचारधारा ने उन हुक्मरानों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में नाम लेने पर मजबूर कर दिया। वो जयस है। जी। आज से 10 वर्ष पहले आप किसी भी नेता को उठाकर देख लीजिए, उनके बैनर पोस्टर आप उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी आपको टेंटेबल बिरसा मुंडा, खाजा नायक, रानी दुर्गावती दिखाई नहीं देंगे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह दिखाई नहीं देंगे, राघोजी भांगड़े दिखाई नहीं देंगे, बाबा साहब की फोटो लगाते थे, लेकिन आदिवासी क्रांतिकारियों की जिक्र नहीं होता था। उनको अगर उनके बैनरों पे लगना शुरू हुए तो वो ताकत जयस की है, वो देन जयस की है। आज सरकारों को हम लोगों ने मूवमेंट डाइवर्ट कर दिया। आज आदिवासियों पे बात करने लगी। पहले सरकारें आदिवासियों को आदिवासी नहीं कहती थी, आदिवासियों को जनजाति कहती थी, जी, वनवासी कहती थी, जी। वनों में रहने वाला। लेकिन हम लोगों ने आदिवासियों को आदिवासी कहना शुरू करवा दिया। हम लोग चाहते हैं कि आदिवासियों की अपनी व्यवस्था और अपनी पहचान बनी रहे। अभी आप देखिए कि जब जनगणना होती है तो जनगणना में भी आदिवासियों को आदिवासी नहीं लिखा जाता है, उनको धर्म के कॉलम में लाके खड़ा कर दिया गया है। जबकि आजाद भारत से पहले जब ब्रिटिशकालीन जनगणना होती थी 1841 से लेकर 1871 से लेकर 1941 तक, तो उसमें आदिवासियों के लिए अलग कॉलम था।
कभी एबोरिजिन्स के नाम पे गिना गया, कभी एविनिमिस्ट के नाम पे उनकी जनगणना हुई, फिर लास्ट में ट्राइब के नाम पे जनगणना हुई। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद होता है और देश की आज़ादी के बाद में जब पहली जनगणना 1951-52 में होती है, तो उसमें से जो हमारा सांस्कृतिक कालम था, आदिवासियों का जो सेपरेट कालम था, उस कालम को हटा दिया गया और हमको हिंदू धर्म के अंदर गिना गया, जिससे हमारे अस्तित्व और हमारी पहचान पर असर पड़ा है। और हमारी पहचान खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो आज़ाद भारत की पहली सरकार जो थी, उन्होंने हमारी पहचान खत्म करने का काम किया है। इसीलिए आदिवासी अब लोग चाहते हैं कि जब भी जनगणना हो तो हमारा जनगणना में सेपरेट कालम हो। हम मांग करें, धार्मिक कालम की मांग नहीं कर रहे, क्योंकि हम धार्मिक लोग नहीं हैं, हम सांस्कृतिक लोग हैं। इसलिए सांस्कृतिक कालम जो हुआ करता था, हम नई कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो पहले ब्रिटिशकालीन जब जनगणना होती थी तब भी हमारा एक कालम था, उसी में से एक कालम हमको वापस दे दिया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति पता चले कि देश में कितने आदिवासी रहते हैं और उनकी एक्चुअल जनगणना होकर उनका पहचान को जीवित रखा जा सके, उनके संसाधनों को जीवित रखा जा सके, उनके जल जंगल जमीन पर बात की जा सके। इस बात की लड़ाई जयस लड़ रहा है। इस बात की लड़ाई जयस लड़ रहा है कि 5वीं अनुसूची जब संविधान लागू होने के साथ ही संविधान में लिखी गई एक एक चीज भारत देश में लागू हो चुकी है, तो आदिवासियों को दिए गए प्रावधान में 5वीं अनुसूची को अब तक अमल में क्यों नहीं लाया गया। हम उसके बाद में आदिवासियों के एक बड़े नेता हुए दिलीप सिंह भुरिया जी, जिन्होंने पैसा एक्ट बनाया, और पैसा एक्ट बनाने के बाद में पैसा एक्ट में भी कहा गया था कि पैसा एक्ट एक ऐसा एक्ट होगा जिसके तहत ग्राम सभाओं को सबसे बड़ा पावर होगा कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कोई भी जमीन वहाँ की सरकार या कोई कंपनी खरीद नहीं सकती, ये पावर दिया जाएगा। लेकिन उसको भी पावरलेस बना दिया गया। अभी 4 साल पहले पिछली सरकारों ने मध्य प्रदेश में पैसा कानून वापस से लागू किया, लेकिन उसका धरातल पर कोई भी अमलीकरण नहीं हो रहा है। इस बात की लड़ाई जयस लड़ रहा है। तो सरकार की कमी एक तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल सरकार की कमी है। सरकार सिर्फ आदिवासियों को झुंझुना थमा देती है, कहती है हम आदिवासियों के लिए पैसा कानून ला रहे हैं, हम जल जंगल जमीन की सुरक्षा और रक्षा के बाद ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार देंगे। लेकिन आप देखिए कि जहां पर भी जिस भी गांव में बांध बनाया जा रहा है या फैक्ट्री लाई जा रही है, वहां की ग्राम सभाओं से पूछा नहीं जा रहा है, वहां की ग्राम सभाओं से कोई भी अनुमोदन नहीं लिया जा रहा है, उनसे ना ठहरा प्रस्ताव लिया जाता है, उनकी मर्जी होती है। अगर और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां जहां पर भी आदिवासी आज है, पूरी दुनिया में 89 प्रकार का मिनरल पाया जाता है, पदार्थ पाए जाते हैं। वो पदार्थ अभी अधिकतर अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ जहाँ आदिवासी है, आदिवासी की जमीन के नीचे वो सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। चाहे वो बॉक्साइट की बात करें, चाहे सोने की बात करें, चाहे हीरे की बात करें, चाहे चांदी की बात करें, चाहे आप चूना पत्थर की बात करें, वो सब आदिवासियों की जमीनों से निकालने के लिए, चाहे कोयले की बात करें तो आदिवासियों के जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है। आप छत्तीसगढ़ का हसदेव कोल माइंस के लिए अडानी को दे दिया गया, वो आदिवासियों के अधीन था। बस्तर का जो इलाका जहाँ नक्सलाइट मूवमेंट कहा जाता है, लेकिन वो नक्सली आखिर बने क्यों? अभी और हाल ही में आप देखिए कि एक 14 साल की बच्ची को अभी नक्सलाइट बताकर गिरफ्तार किया गया। आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप भी समझ सकते हैं कि वो जो बच्ची परिवार को भी सौंपा गया। हाँ, और उस पर 14 लाख रुपए का इनाम था जी। आप उस वीडियो को देखिए, आप खुद समझिए कि जो बच्ची इस सीधे फर्श पे सही ढंग से चल नहीं पा रही है, जो बंदूक को उठा नहीं पा रही है, क्या वो नक्सली हो सकती है? जी नहीं। ऐसे ही जंगल में रहने वाले, जमीन की रक्षा करने वाले, अपने घर रहने वाले लड़कों को, लड़कियों को नक्सली बताकर मारा जाता है। कई बार उनके बलात्कार हुए हैं, हर रोज उनके साथ शोषण अन्य अत्याचार होता है और सरकार को वाही लूटनी होती है तो छोटी छोटी बच्चियों को बंदूक थमा देते हैं और नक्सली के कपड़े पहनाकर उसको नक्सली बताकर सरकार वाहवाही लूटने की तैयारी कर रही है। आप खुद समझते, जनता देख रही है, समझ रही कि वो बच्ची जिस बच्चे से बंदूक उठ नहीं रही, वो किसी को क्यों मारेगी, कैसे मारी होगी। और इतना बड़ा इनामी नक्सली बता दिया गया। 14 लाख रुपए कुछ छोटी रकम नहीं होती है। वो इनामी तो ऐसे आदिवासियों को मारा जा रहा है, तो वो जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए मर रहे हैं। तो इसी बात की लड़ाई जयस लड़ रहा है कि ऐसे फर्जी तरीके से आदिवासियों को न मारा जाए। कोई नक्सली मूवमेंट नहीं होता है, जल जंगल जमीन की बात करने वालों को नक्सली माओवादी बताकर मारा जाता है, उन पर FIR की जाती है। जो जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है उन पे NSA लगा दिया जाता है, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। आप जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात करते हैं, आप वादे करते हैं, अपने घोषणा पत्रों में लिखते हैं, चाहे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारें यही मूवमेंट चलाती है ताकि उनकी राजनीति जिंदा रहे, वो इन आदिवासियों से, दलितों से वोट लेते रहे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। जो फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों की रही थी, वही अंग्रेजों की नीति इन दोनों ही पार्टियों के लोग करते हैं। दोनों ही पार्टी ऐसा कर रही हैं और आपका एक संगठन है, तो आप क्या इसको एक पार्टी या राजनीतिक
दर पे इसको लेकर जाएंगे, इसका जी नेतृत्व देखिए करेंगे? जी देखिए, जयस जो है, जयस सामाजिक संगठन है और हमेशा सामाजिक विचारधारा पर काम करता रहेगा। ये विचारधारा उसकी चलती रहेगी। हम लोग राजनीतिक रूप से आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक नया विकल्प देंगे जो कांग्रेस और भाजपा से अलग होगा, और उसकी घोषणा भी हम लोग जल्द करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि आरएसएस हम्म। आरएसएस आज कहता है हम देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम्म। लेकिन आरएसएस किसके लिए काम करता है? भाजपा के लिए। आरएसएस से निकले हुए लोग ही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। इसी तर्ज पर जयस भी काम करेगा। जयस अपने सामाजिक मूवमेंट पे, अपने हक अधिकारों पे काम करता रहेगा। जयस की विचारधारा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जयस को हम लोग कभी भी राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। जयस अपनी लाइन लेंथ और अपनी दिशा में काम करता रहेगा। नए राजनीतिक तौर पर हम राजनीतिक विकल्प बहुत जल्द देंगे, और वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बदलाव लेकर आएगा और पूरे भारत देश में बदलाव लेकर आएगा। उस पार्टी के साथ, जो पार्टी आने वाले समय में हम लोग जनता के बीच में रखेंगे, उसके साथ पूरे भारत देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, तमाम वर्ग के लोग उसमें शामिल होकर इस देश में परिवर्तन का काम करेंगे और देश की रक्षा और देश को सुरक्षित, देश की एकता को बनाए रखने के लिए भी काम करेंगे। अगर एक वर्ग सामान्य के लिए कर रहा है, एक आदिवासी के लिए कर रहा है, तो एक सामान्यता कैसे बैठेगा देश में? ये तो हम आपसे ही अपने अपने धर्म को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी जाति को या फिर जैसे भी अपने वर्ग को बढ़ाने का काम करेंगे, तो एक पूरे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो ये समानता कैसे बने? जी देखिए, आप देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश है। आज अपने अपने धर्म की बात सभी लोग करते हैं। हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, ईसाई धर्म के लोग ईसाई धर्म की बात करते हैं, सिख धर्म के लोग सिख धर्म की बात करते हैं। ऐसे अन्य धर्म के जो लोग हैं अपने अपने धर्म और अपने अपने समाज को बचाने की बात करते हैं। तो आदिवासी समाज भी वही काम कर रहा है। हम लोग पहले हमारे लोगों को सुधारना चाहते हैं। देश को सुधारने से पहले हम हमारे खुद के समाज, परिवार को, समाज को हम लोग सुधारेंगे, तभी तो हम देश के तमाम लोगों की बात कर पाएंगे। लेकिन आज आप देखिए, जयस सिर्फ आदिवासियों का संगठन है ऐसा नहीं है, जयस सिर्फ आदिवासी की विचारधारा है ऐसा नहीं है। आज जब मुंबई में चौहा कांड हुआ तो एक मुस्लिम बच्ची थी, एक आदिवासी बच्ची थी, या किसी और अन्य समाज की, स्वर्ण समाज की होती, पिछड़ा वर्ग की होती, तो उन बच्चों की भी लड़ाई जयस लड़ता। तो हम मुद्दों की बात करने वाले लोग हैं। हम जाति देखकर भेदभाव नहीं करते और ना भेदभाव करते, हम मानवतावादी लोग हैं। हमने आज तक हमारे घर में, अगर बाहर से अन्य समाज का व्यक्ति अगर हमारे घर में आता है, तो आज तक जिस खटिया पे हम लोग नहीं बैठे हैं, जिस गद्दे पर हम लोग नहीं बैठे हैं, जिस कप में हम लोगों ने चाय नहीं पी, उस कप में हम लोग उस मेहमान को चाय पिलाते हैं। ये मानवता हमारे अंदर है। तो हम लोग तो मानवता की बात करने वाले लोग हैं, और हमारे लिए तमाम जो मानवता, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे माइनॉरिटी समाज के हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सभी को एक साथ लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, और एक साथ मिलकर जरूर एक ताकत बनेंगे। क्योंकि अपने अपने समाज की बात सभी करते हैं, तो हम लोग हमारे समाज को पहले मजबूत प्रदान करने के लिए अभी तक काम किया है, और उसको करते हुए अन्य समाजों का समर्थन और संरक्षण और साथ मिला है, और आगे भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर देश के उन्नति में काम करेंगे। इंडिया के रॉबिन हुड कहे जाने वाले टांटिया भील, जिन्होंने आदिवासी समाज को एक मार्गदर्शन दिया, और उन्हीं के समाज से कोई नेता जब उठकर आता है तो वो देश के बारे में, आदिवासी परिवार के बारे में जरूर सोचता है। हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयस पार्टी के लोकेश जी, और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आज हम आपको इस बतंगड़ के खास पॉडकास्ट में एक ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो देश में सबसे गंभीर मुद्दा बने हुए हैं। सबसे पहले सर हम बात कर लेते हैं किसानों पे, क्योंकि आप देखते हैं कि नाम में भाव और जमीनी स्तर पर आंतरिक घाव आजकल जो किसान है देश के, उनको झेलना पड़ रहा है। चाहे वो जमीन के मुआवजे को लेकर के हो, चाहे आप देख लें उनकी फसल की कीमत हो, दोनों ही उन्हें नहीं मिल पा रही है। इस पर आप क्या संघर्ष देख पा रहे हैं किसानों का? जी, सबसे पहले तो आपके बतंगड़ चैनल को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जय भीम। देखिए, किसानों की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से किसानों की जो फसलों की कीमत है, कहीं ना कहीं फसलों की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, ये आप हम सब बखूबी जानते हैं। जब सरकारें कहती है कि, और सरकार और साथ साथ दुनिया कहती है भारत कृषि प्रधान देश है, और उस कृषि प्रधान देश में सबसे ज़्यादा शोषित अगर कोई पीड़ित है और सबसे ज़्यादा सताए जा रहे हैं, तो वो गरीब मजदूर और किसान वर्ग के लोग हैं। जब किसान अपनी फसल को जमीन में रोपता है, और उसके बाद में जब वो बनकर तैयार होती है, तो उनकी फसलों के दाम कुछ हद तक बढ़े हुए हैं। 1 रुपया 2 रुपया एक एक साल में बढ़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे दूसरे जो संसाधन है, या ये कहें कि दूसरी जो चीज़ें हैं, जिसमें सोना चांदी आप ले लीजिए, उनके भाव आसमान छू रहे हैं, और जो फसल की कीमत है वो घटती जा रही है। इसलिए किसान परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं किसान। कभी
फांसी लगा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति की नौबत क्यों आ रही है? हमारे कृषि प्रधान देश को, किसान प्रधान देश को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? इस पर बात और चिंता होनी चाहिए तमाम सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। दोनों ही सरकारों ने किसानों के फसलों के दाम सही नहीं दिए हैं और किसानों की व्यवस्था अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ताकि इस कृषि प्रधान देश जो दुनिया भर में दूसरे लोगों का पेट भरण पोषण करता है, उसको उचित मुआवजा भी मिले, उचित दाम भी मिले। और अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भावांतर योजना चलाई जा रही है। भावांतर के नाम पे भावांतर भावांतर कहा जा रहा है, लेकिन भाव नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर किसान अलग अलग जगह पर पूरे भारत देश में, मध्य प्रदेश में भी मोर्चा खोले हुए हैं अपने सही दामों को लेकर। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए बोलती है कि हम उनके हित के काम करते हैं, लेकिन जब वो थी तो उन्होंने किसानों के कर्जे को लेकर के आपने देखा होगा कि माफ कर देंगे कहा। जी। अब बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी उनके ऊपर सवाल, मतलब ये आरोप प्रत्यारोप ही रह जा रहा है, एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। लेकिन जो बेसिक नीड है वो क्या आपको लगता है कि समझने की आवश्यकता है किसानों के लिए? ये देखिए, कर्जा माफी का कांग्रेस ने कहा था, कर्जा माफी कुछ लोगों का हुआ, उसके बाद में उनको डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। आज वो बैंक से कहीं पर लोन लेने जाते हैं तो उनको लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि सेटलमेंट की जब बातें आ जाती है जी। तो किसानों को तो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों तरीके से मारा जा रहा है। चाहे कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही मारा है। अलग अलग राज्यों की हम लोग बात करें तो अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार अभी वर्तमान में है। पिछले आज़ादी से लेकर 40 से 45 सालों तक कांग्रेस ने राज किया। उस समय पर किसानों को क्या स्थिति थी? ये राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जा रहा है, लेकिन वास्तव में व्यवस्था जो परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था का सही निर्माण होना चाहिए, वो दोनों ही पार्टियां नहीं कर रही है। इसीलिए जयस, जो जय आदिवासी युवा शक्ति जयस है, और भी अन्य किसान संगठन है, वो कहीं ना कहीं इस मुहिम को चलाते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये दोनों ही राजनीतिक दल हम लोगों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक का समझ रहे हैं। जी। चाहे वो किसानों को वोट बैंक का समझकर वोट ले लेते हैं, जब वोट लेने की बारी आती है कहते हैं हम एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन आप देखिए पूरे भारत देश में एमएसपी लागू नहीं की गई। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान कैसे लगभग 18 महीने तक धरने पर बैठे रहे, आंदोलन पर बैठे रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो ये सब मुद्दे राजनीति की भेंट चढ़ते जा रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। इसका समाधान होना चाहिए, इसकी व्यवस्था निर्माण होना चाहिए, और इसके लिए अलग अलग जो सामाजिक संगठन है वो लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। आपने सही कहा, जब देश का अन्नदाता ही दुखी रहेगा तो देश विकास कैसे करेगा? जी। अब थोड़ी सी बुनियादी सुविधा पे चलते हैं, अस्पताल की ओर। हमने देखा आपने कैसे एमवाई अस्पताल में जो चूहा कांड हुआ था, इस पे काफी प्रदर्शन किया, जिससे जी। सरकार जागरूक हो। ऐसे ही अभी जो कफ सिरप आपने देखा होगा, जी। कई बच्चों की मौत हो गई उस कफ सिरप को पी के। बिल्कुल। मतलब सरकार क्या है, इन बुनियादों पे क्यों ध्यान नहीं दे पा रही? ऐसा क्या है कि उन्हें दवाई से लेकर, इलाज से लेकर में भी लापरवाही हो रही है? ये देखिए, सरकार तो चाहती है कि जनता दुख में रहे, क्योंकि अगर जब तक दुख में नहीं रहेगी वो अपनी राजनीति कैसे करेगी। दूसरी बात, हम स्वास्थ्य व्यवस्था की देखिए, आपने जिक्र किया है एमवाई चूहा कांड का, जिसमें 2 नवजात बच्चियों को चूहे के द्वारा कुतरे जाने से उनकी एमवाई जैसे अस्पताल में, एमवाई अस्पताल इंदौर का और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी जी। अस्पताल, वहाँ पर एनआईसीयू रूम के अंदर चूहे घुस जाते हैं और बच्चों को कुतर कर खा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस पर भी सरकार अभी तक उस तरीके से एक्शन नहीं ली जिस तरीके से लेना चाहिए। अब देखिए, आप विडंबना देखिए, जो अधिकारी जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए हैं, एमवाई अस्पताल के डीन हो, अधीक्षक हो, तमाम जो 15-17 अधिकारी जो जांच रिपोर्ट में दोषी हैं, उनको सरकार ने अभी तक निलंबित नहीं किया है। तो यही कारण है, हम लोग चाहते हैं व्यवस्था में परिवर्तन हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि व्यवस्था सुधरे, इसीलिए जिम्मेदार अधिकारियों को बचाती है और ऐसे ही अलग अलग जगह भी बचाया जाता है। तो सरकारी जो सुविधाएं मिल रही है लोगों को, जो जनता के हित के लिए होनी चाहिए, चाहे शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो, उस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक ऐसे लापरवाह अधिकारियों को हटाकर हम लोग एक ऐसे अधिकारियों को वहां पे नियुक्ति नहीं करेंगे जो व्यवस्था सुधारने में विश्वास रखता हो, काम करने में विश्वास रखता हो, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से जो तनख्वाह लेता है, वो तनख्वाह लेने का अपना कर्तव्य निभाने की जो इच्छा रखता हो, ऐसे लोगों को जब तक नहीं बिठाएंगे, तब तक ये ऐसी व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। और हम लोग इसी मुहिम को सुधारने के लिए, इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए, पूरे मध्य प्रदेश और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, इसीलिए हम लोग एमवाई अस्पताल में जयस जन आक्रोश आंदोलन किए थे। उसका परिणाम और नतीजे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं और धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों को बचाना बहुत ही दुखद है। यह कहीं पर भी, चाहे वो किसी भी वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो, लेकिन आप जनता के टैक्स का पैसे की तनख्वाह ले रहे हैं, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। वास्तव में व्यवस्था सुधार की पहली सीढ़ी वहां से चढ़ना शुरू हो जाएगी। अधिकारियों की बात की आपने, ज़मीन जो है आदिवासियों की ज़मीन, हमने देखा कि जो हमारे रॉबिन हुड हैं, जी। वो जी। भी अंग्रेज़ों को भगाते हैं, अपनी ज़मीन बचाते हैं जी। और लोगों को उनका हक दिलाते हैं। लेकिन आज वर्तमान में सरकार क्या कर रही है? ज़मीन घोटाला भी आप देख रहे हैं। जी।
आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है, उनके नाम पे फर्जी रजिस्ट्रेशन होता है। जी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये फर्जीवाड़ा जो है वो खत्म हो सकता है? अधिकारी तो हर जगह दलाली करते हैं, तो इसको बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ज़मीन की बात करें तो जेएस जो काम कर रहा है, जेएस का पहला ही उद्देश्य है जल जंगल ज़मीन को बचाना। हुँ, हम लोग बात कर रहे हैं 5वीं अनुसूची की। हुँ, आपने रॉबिन हुड टंट्या भील का ज़िक्र किया। आज जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, ये टंट्या भील की कर्मस्थली रही है। ये हुँ, इंदौर जो है, इंदौरी भाई पताल भील की नगरी जी, रही है। उन्हीं के नाम से इंदौर जाना जाता है। जी, और हम जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आदिवासियों के पास आज़ादी के समय 67% ज़मीन थी। जी, कितनी? 67%। हुँ, और आज वर्तमान में वो 3% रह गई है। हुँ, 64% ज़मीन हमारी छीन ली गई, जबकि आप जानते हैं कि ट्राइबल की ज़मीन नॉन ट्राइब को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी 64% ज़मीन हमारी कहाँ गई? ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, कहाँ गई? इस बात पर बात नहीं होती है। जो भी सरकारें आती है टाइगर रिज़र्व के नाम पर, बांध बनाने के नाम पर, रिसोर्ट बनाने के नाम पर, ट्राइबल टूरिज़्म के नाम पर, या और भी जंगल सफारी के नाम पर आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है। औने-पौने दाम में, चाहे वह फैक्ट्री लगानी हो बड़े-बड़े उद्योगपतियों की, और अंबानी की, अडानी की, या रामदेव बाबा रामदेव की, तो ₹1 एकड़ में हमारी ज़मीनों को उनको दे दिया जाता है। और हमारी ज़मीनों को वहाँ से खरीद कर हम आदिवासी को, जो उस ज़मीन के मूल मालिक है, उन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाता है। ये बहुत ही दुखद है, और ये आज से नहीं हो रहा है। ये आज़ादी के बाद से शुरू हुई मुहिम है, जिस मुहिम को लगातार कांग्रेस और भाजपा सत्ता में जब भी आई, तब आदिवासियों की ज़मीन को छीनने का काम किया, और ये लगातार जारी है। आदिवासी लोग विस्थापित हो रहे हैं। इस देश का 8% आदिवासी जो है, आपने अगर देखा हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जनवरी 2011 को एक जजमेंट दिया था, और उसमें स्पष्ट कहा था कि इस देश में रहने वाले 8% आदिवासी जो हैं, वो इस देश के मूल नेटिव है, यानी कि यहीं के मूल मालिक हैं। हुँ, तो उन लोगों को उनकी ज़मीनों से खदेड़ा जा रहा है। ज़मीनों की खरीद फरोख्त में हमारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है, चाहे सरकारों ने की है, चाहे अन्य लोगों ने, जो धोखे से हमारी ज़मीनों को छीन रहे हैं। यह बंद होना चाहिए, क्योंकि अभी हम 3% ज़मीन में जिस प्रकार से हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। इस बात को और इस जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकार छीन रही है। एक मुद्दा आपको बताना चाहूँगी, जहाँ हमारी बतंगड़ की टीम भी इन्वेस्टिगेट करने गई थी। जी, एक आदिवासी नेता थे, शरद कोल, है जी, ना? और वो पूरा 400 से 500 वहाँ परिवार रह रहा था, आदिवासी परिवार जी, रहता। लेकिन उनकी ज़मीनों का अधिकार, रोड का अधिकार, जी। पानी का अधिकार, मतलब लोग मटके में पानी भर के नदी से लेकर आते हैं, बाढ़ आने पे बह जाते हैं। ऐसी समस्या वहाँ बनी थी, और जबकि नेतृत्व एक आदिवासी ही कर रहा है। तो ऐसे नेताओं को आप किस तरह से खदेड़ना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही नेताओं ने जो समाज को गर्त में डालने का काम किया है, उनकी ज़मीनों को छीनने का काम किया है। आप देखिए कि किस प्रकार से आपने कहा कि आदिवासी नेता ने ही ज़मीन छीनने का काम किया है। ये निश्चित तौर पर ये कांग्रेस और भाजपा के लिए जो राजनीतिक दल है, उनके लिए काम करने वाले लोग अपने ही लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को परेशान करके उनको उनकी ज़मीनें छीनने का काम किए, जो कि दुखद है। हम इसीलिए ये चाहते हैं कि अगली बार जब हम लोग इस व्यवस्था निर्माण में जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो सामाजिक रूप से जो हक अधिकारों की बात करता है, जो जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात करता है, जिसका हक उसको दिलाने की बात करता है, ऐसे लोगों को हम लोग आगे भेजने का काम करेंगे। इसी मुहिम पर हम लोग काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर जैसे नेता जो जिन लोगों ने आदिवासियों को लूटा, चाहे वो हम आदिवासी ही नेता क्यों ना हो, जी। उन लोगों को भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे, और वो जो छीनी हुई ज़मीन है, कहीं न कहीं जिन लोगों की थी, उन तक वापस पहुँचाने के लिए इस मुहिम को हम लोग आगे तक चलाएँगे। एक बीजेपी के कद्दावर नेता हैं जी, संजय पाठक, जी, गुजराहगढ़ से। उन्होंने भी ऐसे उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं न कहीं ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं। जी। अब ये आरोप कितने सही हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन ऐसे ही आरोप, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्यों नेताओं पे इतना हक हो जाता है किसी की ज़मीन पे, कि वो इतना बाहुबली, अपने आप को बाहुबली समझते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे पास ज़मीन ज़्यादा रहे। वो इसीलिए अपने आस-पास के लोगों को डराना और चमकाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के नेता हों। तो हाँ। आप देखेंगे कि जितने भी विधायक या सांसद हुए हैं, जिनके पास जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास संपत्ति कितनी थी? हुँ, हुँ। जब वो पहला चुनाव लड़े थे, और दूसरे उसके बाद अगर चुनाव लड़े, तो उनके पास संपत्ति कितनी अर्जित उन्होंने की है, की है इसका वर्तमान में। आपको ब्यौरा जी। देखने को मिलता है। तो ये संपत्ति आती कहाँ से है?
जबकि कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, पहले क्या कहता है, मैं जन सेवा के लिए बन रहा हूँ, मैं जनता की सेवा करूंगा। लेकिन वो जनता की सेवा न करते हुए अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए, अपना पेट भरने के लिए और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए वो नेतागिरी करते हैं। ऐसे नेताओं को खदेड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और अब पूरे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया में ऐसे नेताओं को खदेड़ने के लिए जनता रोड पर उतरना शुरू हो चुकी है। चाहे वो आप श्रीलंका की बात करें, आप अभी नेपाल में जेएनजी जो आंदोलन हुआ उसकी बात करें, तो ये युवा आप तैयार हो चुके हैं, वो जागरूक हो चुके हैं, वो समझने लगे हैं कि अब हमारे हक अधिकारों की बात करना है तो नेताओं के भरोसे नहीं रह सकते। और खासकर उन नेताओं के भरोसे नहीं रह सकते जिन्होंने हमारे ही समाज को लूटा है। जो अपना प्रतिनिधित्व हमने भेजा किस लिए था? नेता को विधानसभा भेजते हैं, हम लोकसभा भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे हक अधिकारों की बात वहां पर करेंगे। लेकिन एक भी नेता, आदिवासियों में कुछ गिने चुने नेता हुए हैं पहले जिन लोगों ने आदिवासी मुद्दों को सदनों तक उठाया है, वरना सारे ही नेता जो जाते हैं वो सिर्फ टेबल ठोकने का काम करते हैं। तो ऐसे टेबल ठोकने वाले नेता अब जनता पसंद नहीं कर रही है। उनको बोलने, हक अधिकारों के लिए बात करने वाले नेता चाहिए। वो नेता तैयार धीरे धीरे जनता करना तैयार शुरू कर चुकी है। मेरा एक कहना है कि जब सत्ता का भोग मिलता है ना, इंसान जो है लालच अपने अंदर ला लेता है। क्या लगता है लोकेश जी, जब एक बड़े पद को संभालेंगे और ऊंचाई तक जाएंगे, हम चाहते हैं आप और ऊंचाई तक जाएं, तो जब ये सत्ता का लालच और घेरेगा तो किस प्रकार से आप इसको हटाने की कोशिश करेंगे अपने मन से? देखिए, हम लोग लगातार 2013 से जेएस का निर्माण हुआ और आज दिनांक तक अभी 2025 चल रहा है। हम लोगों ने जनता की सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो जिसके साथ अन्याय अत्याचार होता है, उसके लिए काम किया। आगे भी यह निरंतर काम जारी रहेगा। निश्चित तौर पर आपने कहा कि कहीं ना कहीं सत्ता आने पर लालच और ये शुरू हो जाता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग सबको स्वावलंबी बनाएंगे। सब लोगों को हम लोग, सबसे पहला हमारा जो काम होगा, अगर हम लोग आगे जाते भी हैं और हम लोग उस व्यवस्था निर्माण में सहभागिता निभाते हुए उस जगह तक पहुँचते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे। सबसे पहले समाज को एजुकेशन का, शिक्षा का अधिकार सबसे पहले देंगे। शिक्षा को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे ताकि गांव में पढ़ने वाला गरीब से गरीब बच्चा भी उस सीबीएसई पैटर्न में पढ़ पाए और वो अपने आप को इतना मजबूत कर ले, किसी नेता के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। सबसे पहली बात, क्योंकि नेताओं पे डिपेंडेंट जब तक रहेंगे, नेता स्वार्थी होता जाएगा। नेताओं पे डिपेंडेंसी जब जनता की खत्म हो जाएगी, जब जनता खुद अपने आप में सक्षम हो जाएगी, तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता फिर कि कौन क्या कर रहा है। तो हम लोग एजुकेशन पे और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर। और सबसे पहले हम शिक्षा देंगे। शिक्षा से वो मजबूत होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। और जब वह इस व्यवस्था निर्माण में जब काम करने लगेगा, तो मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है, पूरा विश्वास भी है कि तब ऐसी बातें न निकल कर आते हुए लोग सब एजुकेशन पे फोकस हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूर होती जाएगी। एजुकेशन पे दो बड़े सवाल खड़े होते हैं, एक उसके ढांचे को लेकर के, एक उसके अंदरूनी कागजी कार्रवाई को लेकर। हमने देखा कि आप छात्रवृत्ति वगैरह दिलवाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं कागजों में घोटाला होता है। और जब बिल्डिंग की बात करते हैं तो जर्जर परिस्थिति में आज भी ग्रामीण बिल्डिंगें देखी जा रही हैं, जहां आदिवासी परिवार भी पढ़ता है, सामान्य वर्ग भी पढ़ता है। तो इस परिस्थिति में आप क्या आलोचना देखते हैं या फिर कुछ संघर्ष देख पा रहे हैं? देखिए, शिक्षा के लिए हम लोगों ने, इसीलिए जेएस तो है सामाजिक संगठन, इसीलिए हम लोगों ने जेएस छात्र संगठन एजुकेशन के लिए काम करने के लिए हमने एक विंग बनाई है। और हम लोग आपने कहा कि जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है। जो सरकारी स्कूल होती है, सबसे पहले सरकार को उन स्कूलों को सुधार करना चाहिए। वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमें स्मार्ट क्लासेस बनानी चाहिए, जिससे कि गरीब जो बच्चा है वो स्मार्ट क्लासेस को ज्वाइन करके वो सीख पाए, जो उनको बड़ी बड़ी स्कूलों में, प्राइवेट संस्थानों में जो सिखाया जाता है। क्योंकि हमारे बच्चों को आप आज ग्रामीण स्तर पर जाकर देखेंगे, सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर टीचर सही ढंग से सही समय पर आते नहीं हैं, वहाँ पर पढ़ाते नहीं हैं, वो मोबाइल में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार भी नहीं चाहती कि शिक्षक वहाँ जाकर एजुकेशन के लिए काम करे और वहाँ पे क्लास लगाए। उनको बीएलओ का काम दे दिया जाता है, उनको गाँव-गाँव भटकने का काम दे दिया जाता है, उनको जानकारी इकट्ठा करने का काम दे दिया जाता है, जबकि उनका काम है बच्चों को पढ़ाना। लेकिन सरकार टीचरों को पढ़ाने नहीं देती है। इसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम फेलियर हो रहा है और उस एजुकेशन सिस्टम फेलियर को बदला जा सकता है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ दुनिया में संभव है। जब अडानी अंबानी को 1 रुपये में आप 1-1 एकड़ ज़मीन दे सकते हैं, तो आप बताइए कि क्या एजुकेशन के लिए हमारे पास इतना फंड नहीं है? लेकिन इसका सदुपयोग नहीं होता है, इसका दुरुपयोग होता है। और जो नेता बनते हैं, जो शिक्षा मंत्री बनते हैं, वो शिक्षा के ऊपर न ध्यान देते हुए अपने काम धंधे में लग जाते हैं, अपने बिजनेस को ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग ये व्यवस्था निर्माण में लगेंगे, जिसका जो काम होगा वो अपनी ईमानदारी से काम करेगा और सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को हम सुधार के रहेंगे।
अब कुछ शोषित वर्ग की बात कर लेते हैं। जी। देखते हैं कई ऐसे आपने देखे होंगे, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जी। जगह से वीडियो वायरल होते हैं जहाँ आदिवासियों को छोटी-छोटी गलतियों पे इतना बेरहमी से मारा जाता है, पीटा जाता है। जी। चेहरे पे पेशाब तक करने की वीडियोस हमने देखे हैं। जी। तो इस संघर्ष को जो राजनीति आज कांग्रेस और बीजेपी करती है, क्या वो वोट बैंक की है या फिर इन वर्ग के हक के लिए भी कुछ कर रही है? कांग्रेस और भाजपा जो राजनीति करती है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति करती है। उनको आदिवासियों के वोट चाहिए, उनको दलितों के वोट चाहिए, उनको पिछड़ों के वोट चाहिए और उनको सरकार बनानी है। अब मध्य प्रदेश में जहां हम बैठे हैं वहां पे मध्य प्रदेश में आदिवासी 22% है। कोई भी पार्टी आदिवासियों के बगैर सरकार बनाने की अगर बात करती है तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आदिवासियों के बगैर वो सरकार बना ले। दूसरी बात आपने कही कि आदिवासियों पे आज भी दलितों पे आज भी अत्याचार होते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। मध्य प्रदेश की बात, हरियाणा का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का किया, मध्य प्रदेश में ही पेशाब कांड हुआ था। अभी भी लगातार ऐसी घटनाएं चल रही है। कहीं पैर को धुलवाया जा रहा है, उसका पानी पिलाया जा रहा है। तो ये घटनाएं रोकने का काम सरकारों का है। ये घटनाएं सरकार खुद नहीं रोकना चाहती है और उनको संरक्षण प्रदान करती है। आप देखिए कि किस प्रकार से आज हम दलित आदिवासियों के क्रांतिकारियों की बात करते हैं। आप देखिए कि ग्वालियर में माननीय उच्च न्यायालय में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगना है, लेकिन वहाँ के जो तथाकथित एक वकील है अनिल मिश्रा, वो लगातार बाबा साहब को लेकर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, उनको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जबकि दुनिया जानती है कि भारत का संविधान लिखने वाले संविधान निर्माता अगर कोई है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है और उनको दुनिया पूछती है। लेकिन यहाँ के जो एक वकील है वो इतना कुछ बोलने के बावजूद सरकार उनके प्रोटेक्शन में लगी हुई है, उनका संरक्षण कर रही है। अगर ऐसे लोगों को सरकार जेल भेजना शुरू कर दे तो शायद ये जो चीजें हो रही है, जो अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कम होगा। धीरे धीरे ही कम होगा। हम लोग एक साथ तो कम नहीं कर सकते, ये पता है, लेकिन वो कम नहीं करना चाहते। सरकारें इसको बढ़ावा देती है और सारे नेता उनके संरक्षण में लग जाते हैं। ये दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बननी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम सरकारों का होता है। इसमें वो विफल रही है। ऐसे सरकारों को पदों पे रहने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा अंबेडकर जी की प्रतिमा, कुछ ऐसी बातें उठती हैं कि अंबेडकर जी ने प्रतिमाओं का प्रचलन जो है बंद करने को कहा था और वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी प्रतिमा लगे। जी। इस पर आपका क्या बयान जी रहेगा? देखिए, अम्बेडकर जी का तो सीधा कहना था मूर्ति पूजने से काम नहीं होगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। तो फिर आप क्यों जो लेकिन समाज है वो मूर्तियों के लिए लड़ रहा है कि जी उनकी मूर्ति देखिए बने या ना बने? जी देखिए, समाज मूर्तियों के लिए नहीं लड़ रहा है, लेकिन एक सिंबॉलिक चीज़ भी होती है। जी। हम अगर आज आने वाली पीढ़ी को अगर बताएँगे संविधान किसने लिखा, तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो चेहरा है, वो चेहरा जी। कहाँ दिखाएँगे? वो चेहरा दिखाने के लिए हमको सिंबॉलिक कुछ चीज़ें रखनी पड़ी ताकि लोग संविधान के प्रति सम्मान करें। क्योंकि अच्छा। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जहाँ मूर्ति लगती है, वहाँ संविधान सबसे पहले आता है। वो कहते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। तो जब उनको पूछते हैं, पूछ के संविधान की शपथ लेते हैं, उसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं और वो देश की उन्नति के लिए, देश की एकता के लिए और धर्मनिरपेक्ष जो देश है, उस देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करने का संकल्प लेते हैं। इसलिए हम लोग मूर्तियों को पूज रहे हैं। हम लोग मूर्ति पूजक लोग भी नहीं हैं। जी। वास्तव में बाबा साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और मूर्ति पूजक आदिवासी भी मूर्ति पूजक लोग नहीं, हम प्रकृति पूजक लोग हैं। हमारे में तो सिंबॉलिक होता है, लेकिन आज हम लोगों को बताना पड़ रहा है कि टंट्या भील ये थे। अच्छा। टंट्या भील इस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था, वो ऐसे दिखते थे बिरसा मुंडा जी, क्योंकि उनकी एक-एक तस्वीरें हैं। जी। उन तस्वीरों से सिंबॉलिक हम लोगों ने मूर्ति बनाई और उन लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि आपके जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले, जो अंग्रेजों को खदेड़ने वाले जो अगर कोई क्रांतिकारी थे तो वो टंट्या भील थे, वो बिरसा मुंडा थे, वो खाजा नायक थे, वो भीमा नायक थे, वो राघोजी भांगरे थे। ऐसे हम लोगों को दिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, तब जाके वो लोगों तक पहुंच पा रहा है। नहीं तो इतिहासकारों ने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उन लोगों को चोरों डाकू कह दिया था, जी। आदिवासियों को खास करके। आपने देखिए टंट्या भील आज से 10 साल पहले या 10 साल पहले आप देखिए, टंट्या भील को कोई नहीं जानता था। टंट्या भील को कोई क्रांतिकारी नहीं कहते, कोई शहीद नहीं कहते, उनको चोरों डाकू की संज्ञा दी जाती है। बिरसा जी। मुंडा जी को अभी-अभी सरकारें याद करने लगी, वो भी 10 साल पहले बिरसा मुंडा जी को सरकारें नहीं जानती थी क्या? हुँ। जबकि उनका रांची में जन्म हुआ था, उनके नाम से एयरपोर्ट है, लेकिन सरकार उनका जिक्र नहीं करती थी। तो ऐसे क्रांतिकारियों को हमने ढूंढ के सामने लाने का काम किया। तो उनकी जो विचारधारा है, जो उनके जो सिद्धांत हैं, उनको सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं ताकि वो पहुंचे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक आस्था होती है। हुँ। हिंदू धर्म के लोग भगवानों को पूजा करते पूछते हैं, हैं। जी। मुस्लिम समुदाय मकबरा। मस्जिदों में जाते हैं, सिख समुदाय गुरुद्वारे में जाकर अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है और ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और यहाँ पे जब आस्थाओं से जुड़ा सवाल होता है तो आस्था, हमारी आस्था किसके अंदर है, उसको अगर पूछने का कोई बुराई तो नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को सबको जानते हैं, आज जी बहुत बड़ा चेहरा है आदिवासी समाज से जी ही वो भी उठ के आते हैं। लेकिन एक उनके कमलनाथ के गढ़ में एक बयान देते हैं कि हम गर्व से कहते हैं आदिवासी हैं, हिंदू जी नहीं। जी। तो ये किस प्रकार से विभाजन कर रहे हैं? इसको आप किस प्रकार से मानते हैं? क्या है इसका देखिए, अर्थ? विभाजन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा वो सच भी कहा है, लेकिन देखिए नेता है, आधी अधूरी बात करते हैं। तो हिंदू और आदिवासी में क्या ऐसा हाँ, फर्क है? जी, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नेता पूरी बात नहीं बताते हैं। वो सिर्फ़ एक राजनीतिक जो मसाला जो चाहिए होता है वो सिगुफा छोड़ देते हैं जनता के बीच में। जी। वास्तव में आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू होने की बात नहीं है, आदिवासी हिंदू भी नहीं है, आदिवासी मुस्लिम भी नहीं है, आदिवासी सिख भी नहीं है, आदिवासी ईसाई भी नहीं है, आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आता है। आदिवासी प्रकृति पूजक है। अगर आपको मैं जानकारी दूँ तो भारतीय संविधान में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो बना हुआ है, आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सब क्लोज 2 जो धारा है, धारा के सब क्लोज 2 में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम की कोई भी बात अनुसूचित जनजाति यानी हम्म। आदिवासियों पर लागू नहीं होती। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू नहीं नहीं। होता है। इसी के बाद में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो है उसके भी धारा 2 के सब क्लोज 2 में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम की कोई बात अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी पर लागू नहीं होती है। यानी कि आप सीधा सीधा कि हम लोग हिंदू नहीं है, नहीं, हम किसी भी धर्म में नहीं आते, हम प्रकृति पूजक है, हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमारी रूढ़ी प्रथाएं हैं। उन प्रथाओं का निर्वहन करते हुए आदिवासी समुदाय आगे बढ़ रहा है। इसी एवज में हमारे हिस्से में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत रूढ़िगत ग्राम सभाओं का निर्माण होना शुरू हुआ और उसको संवैधानिक हक दिया गया है, उसको विधि का बल प्राप्त है। जब ग्राम सभा की बात आती है तो वो वही रूढ़िगत ग्राम सभा, वही पारंपरिक व्यवस्था, उसी अपने संस्कृति सभ्यता में काम करने वाली चीज़ों को दर्शाता है। साथ ही साथ हम लोग जब 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 6ठी अनुसूची वाले कुछ जो राज्य हैं, तो वो क्यों हैं? वो इसी कारण से है क्योंकि आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, अपनी रीति रिवाज है, अपनी रूढ़ी प्रथा है, अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्थाओं में आदिवासियों को जीने देना चाहिए, इसका कानूनी प्रावधान है। इसीलिए नेता जो होते हैं कह देते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन वो नहीं, ये नहीं बताते कि आदिवासी सिख नहीं है, आदिवासी मुस्लिम नहीं है, आदिवासी ईसाई नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं आता। ये हकीकत बात नेताओं को बतानी चाहिए। और हम लोग वास्तव में हम किसी धर्म में नहीं आते, हम प्रकृति पूजक हैं और हमारी अपनी व्यवस्थाएं जो संवैधानिक रूप से भी है, हम उसी का अनुसरण करते हुए काम करते हैं। अगर आपको बताऊं कि हम लोग रूढ़ी प्रथा की जब बात करते हैं तो क्या होती है रूढ़ी प्रथा, क्या होती है परंपराएं, तो आदिवासियों की अपनी इतनी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने शोध किया और उसी शोध को अपने शोध पत्र में लिखा और वो दुनिया तक पहुंचा है। आज भी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपको अधिक समय तक जिंदा रहना है तो आदिवासियों से सीखना चाहिए कि कैसे जीवन यापन किया जाता है। जी। आदिवासी जो लोग हैं वो हमेशा जो अपना काम है वो प्रकृति के अनुसार करते हैं, लेकिन क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग हैं, जी। हम ऐसा नहीं है कि हम आस्था और अंधविश्वास में फैले हुए, हम प्रकृति को पूजने वाले, हम पूजते हैं चांद, सूरज, धरती, आग, हवा, पानी। हम्म। इसके बगैर किसी का भी जीवन संभव नहीं, ना आपका, ना जानवर का, ना पेड़ पौधों का, किसी का भी जीवन संभव नहीं है। ये पांचों चीजें चाहिए, इसी चीज को पूजने वाला आदिवासी है। हम्म। हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं, हम आदिवासियों में जब शादी होती है तो आपने लोगों ने देखा होगा कि आदिवासियों की शादी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेरे लिए जाते हैं, अच्छा। जी। है ना? बाकी अन्य समाज की जो शादी होती है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेरे हम्म। लिए जाते हैं। जी। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? जी। हमारे यहाँ पे जब लिपाई होती है तो लिपाई जब होती है, जब चौक बनाए जाते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। जी। चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है तो घोंसला जब बनाती है, तिनका तिनका जब बुनती है उस घोंसले में, वो घोंसला आप बनाते हुए देखिएगा चिड़िया को, जी। वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जब धरती पे बीज हम लोग लगाते हैं और वो अंकुरित होता है और अंकुरित होकर जब उसकी पत्तियां खुलती है तो वो भी है। वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। वाटर वाटर साइक्लोन जो आते हैं बवंडर, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। एयर साइक्लोन जो भूतेड़ा बोलते हैं, बवंडर बोलते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। मौत के कुएं में आप गाड़ी चलते हुए देखिएगा तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदिवासियों को वैज्ञानिकों के बताने से पहले ही ये पता था कि धरती सूरज के चक्कर लगा रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज एंटी डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज। और चक्कर लगाते लगाते जब वो अपने अक्ष पर जब घूमती है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमती है। ये जी। आदिवासियों को पता था, इसीलिए सारा काम वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करते हैं। आपने एक पेड़ पे चढ़ती हुई बेल देखी होगी, हम्म। जो बेल होती है, बेल पत्र होते हाँ हैं, हाँ हाँ। वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अमर भी। चढ़ते हैं। तो वो
बेल को आप खा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है वो जहरीली होती है, उसमें जहर होता है, उसका उपयोग नहीं कर सकते नहीं कर इंसान। सकते हैं। ये सब चीज़ें आदिवासियों को पता थी, इसीलिए तो प्रकृति पूजक कहा जाता है। जी। एक फूल से कौन सा इलाज होगा, इस पौधे से कौन सा इलाज होगा, ये आदिवासियों को पता था। इसीलिए हम लोग, और तब तक धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, चाहे वो हिंदू धर्म की बात करें या किसी सिख धर्म की बात करें या ईसाई धर्म की बात करें, किसी भी धर्म की उत्पत्ति से पहले ये हमें मालूम था। और वही आज भी हम लोग उसका अनुसरण करते हुए उसी पूजा पद्धति के साथ हम लोग काम करते हैं। इसीलिए आदिवासी सभी धर्मों से अलग है। क्रांति गौड़ जी जो है आज बहुत सराहनीय के जी। पात्र हैं। ऐसी और महिलाएं जो हैं जी। उनको बढ़ाने के लिए क्या लगता है कि क्या आपका जो जयस पार्टी है वो किस तरह से काम कर रही ये है? देखिए, क्रांति गौड़ जी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने महिला विश्व कप चैंपियनशिप में हिस्सा भी लिया था और वो पूरी टीम जीती है, पूरी भारत की टीम को बधाई। और मैं कह रहा हूँ कि यही जो आपने अभी कहा, क्रांति गौड़ जो है उनको एक प्लेटफॉर्म मिला तो जी। वो आगे बढ़ पाई। ऐसी प्रतिभाएं आदिवासियों में छुपी हुई हैं। जी। अगर हम लोग पुराने काल की बात करें तो एकलव्य जो थे सबसे बड़े धनुर्धर जी। थे, जी। लेकिन उनका अंगूठा काट लिया गया द्रोणाचार्य के द्वारा और उनको पीछे कर दिया गया। ऐसे ही द्रोणाचार्य आज भी भारत में मौजूद है, जो आदिवासियों को आगे नहीं बनने देते हैं। अगर आज आदिवासी एरिया में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर प्रोग्राम चलाया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी दुनिया में जितने गोल्ड मेडल होंगे, सिल्वर मेडल होंगे, सबसे ज्यादा भारत के नाम होंगे, वो भारत का नाम रोशन होगा। लेकिन उनको सही सम्मान, सही जगह, सही रास्ता नहीं मिल पाता है। और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में रेसलर बहुत है, धनुर्धर बहुत है, लेकिन जी। उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। अब कोई भी सुविधा मिलने के लिए उनको सरकारों को प्रयास करने चाहिए, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं करती है। कहती है कि अगर हमको मजदूरी करवानी है तो आदिवासियों को लेकर आओ, दलितों को लेकर आओ, पिछड़ों को लेकर आओ। वो हम्म। मजदूरी का काम बताते हैं, वो टगारी उठाने का काम बताते हैं, वो रोड पे झाड़ू लगाने का काम हम लोगों को बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप में टैलेंट है, आप आगे बढ़िए, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जिन लोगों को एक छोटे से रणजी ट्रॉफी जब होती है जी। क्रिकेट खेलने के लिए, यहाँ तक भी पहुँचने नहीं दिया जाता है। सही रास्ता और सही प्लेटफॉर्म मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि हम पूरे देश को नाम रोशन करने के लिए हमारे समुदाय के लोग जो हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आखिर में मेरा एक प्रश्न रहेगा कि आपकी जो पार्टी है वो काफी लगातार आदिवासियों के लिए काम कर रही है, लेकिन युवा शक्ति जो आपके जी। पार्टी में जुड़ा है ये नाम, जी। आज युवा शक्ति किसी भी वर्ग की हो कहीं ना कहीं भटक रही है। जी। इंदौर में भी ड्रग्स का काफी ज्यादा प्रचलन है, जी। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो इनको आप दिशा निर्देश कैसे देना चाहेंगे कि तुम एक सही दिशा की ओर बढ़ो? ये देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को नशे से दूर ही रहना चाहिए। और नशा अगर मध्य प्रदेश में या पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर सप्लाई हो रहा है, तो इसमें कमी किसकी है? कमी सरकारों की है। सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? सरकार जहाँ से नशा भेजा जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, उस पर रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था तो यहाँ करेगी? बच्चे जो पढ़ने आते हैं, पढ़ाई के अलावा भी नशे का शिकार हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। कहीं जी। ना कहीं खुद में भी एक कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए कि आप किस बिल्कुल। उद्देश्य से बाहर पढ़ने आए हैं। बिल्कुल, कंट्रोलिंग पावर खुद पे भी होनी चाहिए, लेकिन उसको नशे की लत अगर जब तक उन तक नशा पहुँचेगा नहीं, तो नशे की लत नहीं लगेगी। एक तो अपने अपने आप में आत्मविश्वास रखें, अपने में इतना कंट्रोल रखें कि वो इन चीज़ों तक जाए नहीं। अगर वो पहुँच गया है तो पहुँचाया किसने? सबसे पहली ज़िम्मेदारी कि नशा अगर आपके आस-पास बिक रहा है कोई खाने-पीने की चीज़, तो वो कोई न कोई व्यक्ति तो खरीदेगा। हम्म। तो वो खरीद कर वो नशे का आदी होता जा रहा है, तो वो नशे की चीज़ें बंद होनी चाहिए। सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। युवा साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि आप नशे से दूरी बनाएं। आपके अगर आसपास नशा दिख भी रहा है तो आप पुलिस को या अपने आसपास सूचना करें और इस नशे को बंद करवाने का काम करें, क्योंकि नशे के कारण विकास नहीं होना है। नशे से बर्बादी होती है, आपकी खुद की बर्बादी होती है, प्रदेश की बर्बादी होती है, देश की बर्बादी होती है। नशा सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। हम नशे के बिल्कुल विरोध में हैं, खिलाफ में हैं। नशा बिल्कुल भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमको शिक्षा पर काम करना चाहिए, हमको हक अधिकारों पर काम करना चाहिए, और किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा न करते हुए एक प्रेम भाव के साथ सभी लोग रहें, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। क्योंकि हम देश की उन्नति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश भी उन देशों में शामिल हो। जब बात आती है शक्तिशाली देश की, बात आती है तो भारत का स्थान टॉप 1 पर होना चाहिए। ये हम लोग चाहते हैं, और इसके लिए आप सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा पाएंगे और इस पर काम कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत लोकेश बहुत मुजालदा धन्यवाद। जी। और आपने बहुत बेबाकी से अपना जवाब दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इतनी ही बेबाकी से आगे भी काम करते रहें जी और जी। अपने पार्टी और अपने जो संगठन है उसका नेतृत्व करें, और इसी के साथ और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल।